नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय के प्रथम पेपर के दूसरे व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की प्रथम यूनिट की चर्चा कर रहे हैं और प्रथम व्याख्यान में हमने एमाइल दुर्खिम के जीवन सारांश पर चर्चा की थी। उस व्याख्यान में मैंने आपको ये अवगत कराया था कि एमाइल दुर्खिम फ्रांस के सामाजिक विचारक थे, अकादमिक समाजशास्त्र के जनक थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 1893 में प्रकाशित हुई, समाज में श्रम विभाजन, और इस विषय पर दुर्खिम को पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई है। आज हमारे पाठ्यक्रम में श्रम विभाजन का जो अवधारणा है उस पर हम चर्चा करेंगे। समाज में श्रम विभाजन दुर्खिम की पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में दुर्खिम अपने श्रम विभाजन संबंधी रिसर्च को प्रस्तुत करते हैं। यह पुस्तक मूल रूप से व्यक्ति और समाज के संबंधों पर आधारित है और पुस्तक की केंद्रीय समस्या यह जानना है कि समाज में सुदृढ़ता कैसे बनती। इस हेतु दुर्खिम समाज को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। प्रथम भाग अविभेदीकृत समाज और दूसरा विभेदीकृत समाज। इन दोनों समाजों में दुर्खिम की रुचि उन कारणों को जानने की है जिससे समाज में एकता या सुदृढ़ता बनी रहती है। दुर्खिम की यह पुस्तक मूल रूप से 3 खंडों में वर्गीकृत है और इन तीनों खंडों में कुल मिलाकर 16 अध्याय हैं। पुस्तक का प्रथम खंड इस विषय पर आधारित है कि श्रम विभाजन की अवधारणा किसी भी समाज को क्यों होती है। दूसरे शब्दों में, समाज में श्रम विभाजन किस लिए आवश्यक है। इस संबंध में दुर्खिम एक प्राकल्पना बनाते हैं कि श्रम विभाजन समाज के सदस्यों के मध्य संबद्धता लाता है, अर्थात श्रम विभाजन समाज में व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ता है, सकारात्मक रूप से जोड़ता है। इसीलिए दुर्खिम
समाज का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और दो प्रकार की सुदृढ़ता की बात करते हैं। यांत्रिक सुदृढ़ता और सावयवी सुदृढ़ता। यांत्रिक समाज अर्थात अविकसित समाज या आदिवासी समाज जिनमें अपराध अधिक होते हैं, और सावयवी सुदृढ़ता का विश्लेषण भी करते हैं। यांत्रिक समाजों को बांधे रखने का काम कानून करता है और इस कानून की प्रकृति दमनकारी होती है, जबकि सावयवी समाजों को भी बांधे रखने का काम कानून करता है, परंतु उनकी प्रकृति पुनः स्थापनकारी होती है। इस खंड में दुर्खिम विभिन्न तथ्यागत सामग्री द्वारा यह स्थापित करते हैं कि यांत्रिक और सावयवी समाजों में सुदृढ़ता का आधार कानून होता है। अब आगे दुर्खिम कहते हैं कि यांत्रिक समाजों की कुछ संस्थागत आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें श्रम विभाजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अतः श्रम विभाजन समाज में सामूहिक सुदृढ़ता को स्थापित करता है। एक बार पुनः मैं इस पंक्ति को दोहराना चाहूँगा कि दुर्खिम कहते हैं कि यांत्रिक समाजों की कुछ संस्थागत आवश्यकताएं होती जिन्हें श्रम विभाजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अतः श्रम विभाजन समाजों में सुदृढ़ता को स्थापित करता है। आगे दुर्खिम कहते हैं कि यांत्रिक समाजों में सामूहिक चेतना ही संबद्धता, एकता और सुदृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण है। यांत्रिक समाजों में सामूहिक चेतना ही संबद्धता उत्पन्न करती है, एकता उत्पन्न करती है और सुदृढ़ता उत्पन्न करती है, जिसके लिए विश्वास और संवेग एक ही समाज के सदस्यों में सामान्य रूप से मिलते हैं या पाए जाते हैं, और इनको हम प्रतीकों में देखते हैं। उदाहरण के लिए पूजा, मूल्य, अर्चना, कर्मकांड आदि किसी भी समाज में या प्रत्येक समाज में अलग अलग होते हैं, परंतु एक समाज के अंदर एक ही लय के होते हैं, थीम के होते हैं। ये तर्क के द्वारा अस्वीकार नहीं किए जा सकते। इसका अर्थ यह है कि बौद्धिकता के आधार पर, कार्य कारणता के आधार पर इनको
अस्वीकार करना यांत्रिक समाजों में संभव नहीं है। यांत्रिक समाजों के सदस्यों के मानस में ये सामूहिक विश्वास जड़ता से बैठे हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। दुर्खिम आगे कहते हैं कि यांत्रिक समाजों में जैसे जैसे विशिष्टीकरण बढ़ेगा, भेदभाव भी विकसित होगा और यह विशिष्टीकरण और भेदभाव गैर बराबरी को लाएगा। तो यांत्रिक समाज उच्च विकास के स्तर पर स्वावलंबी स्तर को प्राप्त कर लेगा, अर्थात यांत्रिक समाज का रूपांतरण स्वावलंबी समाज में हो जाएगा। इसलिए जब मैं चर्चा कर रहा था कि दुर्खिम ने समाजों को अविभेदीकृत और विभेदीकृत समाजों में बांटा, तो उसका विश्लेषण मैं यहाँ करूँगा कि अविभेदीकृत समाज यांत्रिक समाज होते हैं, अर्थात समाज के सभी सदस्यों में गैर बराबरी का भाव या विभेदीकरण का भाव नहीं होता। परंतु जब ये गैर बराबरी या भेदभाव या विशिष्टीकरण बढ़ता है तो समाज का भी रूपांतरण होता है और वह विभेदीकृत समाज या स्वावलंबी समाज में परिवर्तित हो जाता है। अब आप देखें कि यांत्रिक समाजों में सामूहिक चेतना पाई जाती है, कानून की प्रकृति दमनकारी होती है। इसका अर्थ जैसे को तैसा सिद्धांत के आधार पर है, खून का बदला खून। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पाया जाता है तो वह दोबारा चोरी नहीं करे, इसके लिए उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अर्थात कानून एक व्यक्ति को दोबारा अपराध करने के लिए सक्षम ही नहीं रहने देता, इतना दमनकारी होता है। और इन समाजों में जो संश्लिष्टता या जो सुदृढ़ता पाई जाती है वह भी यांत्रिक होती है। समाज का प्रत्येक सदस्य समाज के लिए जीवन जीता है, समाज से बाहर जाकर जीवन नहीं जीता या समाज के बाहरी लोगों के लिए जीवन नहीं जीता। दूसरा है स्वावलंबी समाज। स्वावलंबी समाजों में चेतना की जो प्रकृति है या चेतना का जो प्रकार है वह व्यक्तिगत होता है, अर्थात व्यक्तिगत चेतना स्वावलंबी समाजों में होती है या देखने को मिलती है। कानून की प्रकृति दमनकारी ना होकर प्रतिकारी होती है, अर्थात व्यक्ति को निश्चित नियमों के अनुरूप दंड देकर सुधारने की होती है। कानून सुधारवादी होता है। और इन समाजों में जो संश्लिष्टता पाई जाती है वह स्वावलंबी संश्लिष्टता अर्थात स्वावलंबी सुदृढ़ता होती है। आज केवल और केवल हम दुर्खिम के प्रथम खंड में जो दुर्खिम समाजों का वर्गीकरण कर समाजों की विशेषताओं से अवगत कराते हैं कि समाज में सुदृढ़ता जो है वो कानून लाता है और कानून किस प्रकार सुदृढ़ता को समाजों में स्थापित करता है,
अविभेदीकृत या यांत्रिक समाजों में दमनकारी प्रवृत्ति के आधार पर और विभेदीकृत या सावयवी समाजों में प्रतिकारी प्रवृत्ति के आधार पर सुदृढ़ता स्थापित होती है। अगले व्याख्यान में हम दुर्खिम के द्वितीय खंड की बात करेंगे। आज मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा, इसके जो मैं ये व्याख्यान दे रहा हूँ इससे संबंधित मैंने जो पीडीएफ के रूप में जो नोट्स थे वो कल आपको उपलब्ध करवाए थे कि आप उनका अध्ययन कर लें, और आज जब मैं यह वीडियो अपलोड करूँगा तो इस वीडियो के आधार पर आप अपनी समझ विकसित करें। धन्यवाद।